साल 2015 का सितंबर का महीना चल रहा था। 5 सितंबर को सुबह 1:20 पर बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल मैनेजर को फोन पर अज्ञात नंबर से एक व्हाट्सएप मैसेज मिला। जब टर्मिनल मैनेजर ने उस मैसेज को पढ़ा तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उस मैसेज में 3 अंतर्राष्ट्रीय विमानों में बम होने की बात कही गई थी। मैसेज में किए गए दावे के अनुसार वो 3 अंतर्राष्ट्रीय विमान थे: लुफ्थांसा एयरलाइंस LH755, सऊदी अरब एयरलाइंस SV5643 और एयर फ्रांस AF191। कुछ ही घंटों के अंदर एक ही मोबाइल नंबर से इसी तरह के और कई मैसेज टर्मिनल मैनेजर को मिलने लगे। उन मैसेजों में लिखा था: इस्लामिक स्टेट विंस, एयर फ्रांस से पेरिस और हज फ्लाइट से जेडाह जाने वाले जहाज आसमान में ही ब्लास्ट हो जाएंगे। आज का तीसरा लक्ष्य लुफ्थांसा से जर्मनी, IS विंस, भारत को बर्बाद करेगा, रोक सको तो रोक लो अल्लाह। आज आसमान में आतिशबाजी देखने के लिए तैयार हो जाओ। एयरपोर्ट कार्गो सेक्टर में रखे 3 बम सुबह 3 बजे धमाके के लिए तैयार हैं। IS विंस, तुम लोग हमारे किसी आदमी का पता नहीं लगा सकते, कम से कम बम का पता लगाने की कोशिश करो। ये आज नहीं होगा, ये कल सुबह 3 बजे होगा। ये धमकियां केवल बेंगलुरु एयरपोर्ट को ही नहीं मिली, बल्कि उसी नंबर से दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट के अधिकारियों को भी धमकी भरे कई मैसेज और कॉल किए गए। इन धमकियों की वजह से एयरपोर्ट अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने इसकी जानकारी बेंगलुरु पुलिस को दी। उन्हें #IS विंस वाले धमकी भरे मैसेज भी दिखाए। इतने बड़े खतरे को देखते हुए भारतीय सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं। उन्होंने सऊदी अरब एयरलाइंस और लुफ्थांसा एयरलाइंस के विमानों को उड़ान भरने से रोक दिया। वहीं एयर फ्रांस का विमान पहले ही उड़ान भर चुका था, तो उसे वापस बुलाया गया। तीनों विमानों की बहुत बारीकी और सावधानी से जांच की गई। यात्रियों और उनके सामानों की भी तलाशी ली गई, पर सुरक्षा एजेंसियों को किसी भी फ्लाइट में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। लगभग 300 हज यात्रियों को ले जाने वाली सऊदी अरब एयरलाइंस और लुफ्थांसा की फ्लाइट 3-4 घंटे तक प्रभावित हो गई। एयर फ्रांस को भारी देरी के कारण उस दिन अपनी उड़ान ही रोकनी पड़ गई। उसे अपने यात्रियों को होटल में ठहराना पड़ा। इसी तरह यात्रियों को ले जा रहे 3 और विमान प्रभावित हुए। जेट एयरवेज की हांगकांग जाने वाली 9W078, हांगकांग जाने वाली ही कैथे पैसिफिक की CX694 और स्विस एयर की ज्यूरिख जाने वाली LX147। इन विमानों की उड़ानों में हुई देरी और रूट चेंज करने से एयरलाइंस और हवाई अड्डों को $10 लाख से भी अधिक का नुकसान उठाना पड़ा। उसी दिन दिल्ली में ऐसी ही एक और घटना हुई थी, पर उसमें गंभीरता नहीं दिखाई गई। दिल्ली के एक कारोबारी को उसी नंबर से 10 करोड़ रुपयों की मांग की गई थी। कॉल करने वाले आतंकी ने कारोबारी से बताया था कि वो इस्लामिक स्टेट के लिए फंड जुटा रहा है। पुलिस तुरंत इन घटनाओं की जांच में जुट गई। जिस नंबर से एयरपोर्ट अधिकारियों को मैसेज मिले थे, उसे ट्रैक किया गया। पता चला नंबर बेंगलुरु के फर्नहिल गार्डन्स अपार्टमेंट के ईस्ट विंग में रहने वाले साजू जोस के नाम पर था। साजू एक IT कंपनी में काम करता था और वो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ फर्नहिल गार्डन्स में रहता था। जल्द ही पुलिस साजू के दरवाजे तक पहुंच गई। दरवाजे पर पुलिस को देखकर साजू घबरा गया। पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उसके घर की तलाशी ली गई, पर पुलिस जिस मोबाइल नंबर को ट्रैक करते हुए साजू के घर पहुंची थी, वो मोबाइल या नंबर पुलिस साजू के घर से नहीं खोज पाई। इसके बाद पुलिस साजू को येलहंका पुलिस स्टेशन ले गई, जहां साजू से सख्ती से पूछताछ होने लगी। साजू पुलिस के लगाए सारे आरोपों को नकारता रहा। साजू ने सफाई देते हुए पुलिस को बताया कि उसने किसी भी विमान को बम से उड़ाने की धमकी नहीं दी है, ना ही उसने किसी एयरपोर्ट अधिकारी को ही कोई व्हाट्सएप मैसेज या कॉल किया है। साजू तो उस नंबर को भी पहचानने से इनकार करता रहा जिससे विमानों को उड़ाने की धमकी दी गई थी। पुलिस ने उसे वो डॉक्यूमेंट्स दिखाए जिस पर सिम कार्ड खरीदा गया था। साजू ये देखकर हैरान रह गया कि सिम कार्ड उसके ही पासपोर्ट पर लिया गया था। इसके बाद पुलिस ने साजू को उसकी एक फेसबुक आईडी दिखाई। फेसबुक पर साजू जोस के नाम से एक पेज था और उस पेज के मुताबिक साजू ISIS को फॉलो करता था। ये सारे सबूत
चीख चीख के कह रहे थे कि साजू आतंकी संगठन के लिए काम कर रहा था। पुलिस के इतना सबूत देने और सख्ती बरतने के बावजूद भी साजू खुद को निर्दोषी साबित करता रहा। पुलिस ने जब साजू जोश के बैकग्राउंड के बारे में पता किया तो पुलिस को कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि साजू आतंकी नहीं हो सकता है। पुलिस ने उन मोबाइल टावरों की जांच की जहां से धमकी वाले कॉल कनेक्ट हुए थे। साजू की लोकेशन और मोबाइल टावरों की लोकेशन मेल नहीं खा रही थी, लेकिन पुलिस ने बम धमाके वाले नंबर की कॉल डिटेल्स में पाया कि उस नंबर से साजू की पत्नी को कॉल किया गया था। इसके बाद पुलिस ने साजू को अपनी पत्नी माया को पुलिस स्टेशन बुलाने के लिए कहा। आपको बता दूं, माया जो है साजू की पत्नी का काल्पनिक नाम है। तो साजू ने अपनी पत्नी माया को कॉल किया और अपनी गिरफ्तारी वाली बात बताई। माया ये बात सुनकर घबरा गई। वो अपने एक दोस्त गोकुल और एक रिश्तेदार के साथ कार से पुलिस स्टेशन पहुंची। पुलिस उस समय हैरान रह गई जब उस फोन की लोकेशन बदल गई जिसे वो ट्रैक कर रही थी। फोन का लोकेशन साजू का घर नहीं बल्कि वो पुलिस स्टेशन था जहां माया अपने पति से मिलने आई थी। इसके बाद पुलिस ने माया की कार की तलाशी ली। पुलिस को वो मोबाइल फोन माया की कार के ड्राइविंग सीट के नीचे गिरा पड़ा मिला। पुलिस का शक एक बार फिर से साजू और उसकी पत्नी माया पर आकर टिक गया। पुलिस ने माया को साजू का वो मोबाइल नंबर दिखाया जिससे धमकी भरे कॉल किए गए थे और जिससे माया की बात भी हुई थी। माया को वो नंबर जाना पहचाना लगा। उसने पुलिस को बताया कि ये नंबर उसके पति साजू का नहीं है, बल्कि ये नंबर तो उसके दोस्त और उसके पड़ोसी गोकुल का है। इस खुलासे ने एक बहुत बड़े षड्यंत्र से पर्दा उठा दिया था। पुलिस उस फोन को लेकर जब साजू के फ्लैट पर पहुंची तो उस फोन का वाईफाई साजू के फ्लैट के वाईफाई से कनेक्ट ना होकर गोकुल के फ्लैट के वाईफाई से कनेक्ट हो गया। अब यह साफ था कि इस पूरे षड्यंत्र का मास्टरमाइंड गोकुल ही था। पर अभी भी इस रहस्य से पर्दा नहीं उठा था कि इन सब से गोकुल को क्या फायदा था। पुलिस सभी को एक पूछताछ केंद्र में ले गई। पुलिस ने जब वहां गोकुल से सख्ती दिखाई तो वो टूट गया और उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। पुलिस को तब एक और झटका लगा जब उन्हें पता चला कि गोकुल ने इस अपराध से पहले एक और भयंकर अपराध किया है। गोकुल ने एक षड्यंत्र के तहत अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी थी और बावजूद इसके वो आजाद घूम रहा था। गोकुल ने जिस तरह से अपनी पत्नी की हत्या की थी उसकी कहानी अगर आप सुन लेंगे तो आप अचरज में पड़ जाएंगे। 34 साल का एमजी गोकुल केरल के त्रिशूर का रहने वाला है। वो बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। गोकुल और साजू की पत्नी माया एक ही स्कूल में पढ़ते थे। उन्हीं दिनों गोकुल और माया को एक दूसरे से प्यार हो गया। स्कूल के बाद दोनों त्रिशूर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में साथ पढ़ने लगे। वहां भी दोनों के बीच प्रेम प्रसंग आगे बढ़ता रहा। दोनों शादी करना चाहते थे, पर दोनों के धर्म अलग होने की वजह से परिवार वालों ने शादी से पहले ही दोनों के रिश्तों पर लगाम लगा दिया। माया के परिवार वालों ने उसकी शादी साजू जोश से तय कर दी। ये बात गोकुल को बर्दाश्त नहीं हुई और वो दिल्ली चला गया। माया भी आगे की पढ़ाई करने के लिए तिरुचिरापल्ली चली गई। गोकुल को दिल्ली में काम करते हुए अपने ही प्रोफेशन की एक लड़की अनुराधा से प्यार हो गया। अनुराधा झारखंड की रहने वाली थी। तो गोकुल और अनुराधा ने साल 2009 में शादी कर ली। आगे चलकर उन्हें एक बच्चा भी हुआ। उधर 2009 में ही माया भी साजू से शादी करके बेंगलुरु शिफ्ट हो गई। साजू और माया को 2 बच्चे भी हुए। समय बीता और समय बीतने के साथ गोकुल और अनुराधा के रिश्तों में खटास आने लगी। गोकुल हर रोज सुबह 9 बजे से रात के 11 बजे तक ऑफिस में काम करता था। वहीं अनुराधा आईटी कंपनी की जॉब छोड़कर एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाया करती थी। उसी इंस्टीट्यूट में उसे अपने एक स्टूडेंट से प्यार हो गया। जल्द ही गोकुल को शक हो गया कि अनुराधा का अपने स्टूडेंट के साथ अफेयर चल रहा है। गोकुल का शक तब यकीन में बदल गया जब उसने अनुराधा के मोबाइल पर आए कुछ एसएमएस पढ़ लिए। वो एसएमएस अनुराधा के स्टूडेंट ने भेजे थे। वो एसएमएस अनुराधा के अवैध संबंधों की गवाही दे रहे थे। अब इन्हीं बातों पर गोकुल और अनुराधा में लड़ाइयां होने लगी। गोकुल अनुराधा से तलाक लेना चाहता था, पर अपनी 2 साल की बेटी की वजह से वो ऐसा कर नहीं पाया।
अब यहीं से एक खतरनाक षड्यंत्र की शुरुआत होती है। पारिवारिक कलह और अनुराधा के धोखे ने गोकुल को एक बार फिर से माया के करीब ला दिया। साल 2011 में गोकुल ने माया को फेसबुक पर ढूंढ निकाला। फिर फेसबुक के जरिए दोनों में एक बार फिर से बातचीत शुरू हो गई। ये तो नहीं कहा जा सकता कि माया के दिल में गोकुल के लिए क्या चल रहा था, पर गोकुल के दिल में माया के लिए प्यार की कोपलें फूट रही थीं। उसके मन में एक बार फिर तलाक का विचार जाग उठा। उसने एक योजना बनाई। वो पहले अनुराधा के अवैध संबंधों के सबूत इकट्ठा करता, फिर उसे अपने ससुर को दिखा देता। गोकुल के ससुर यानी अनुराधा के पिता एक रिटायर्ड पुलिस अधीक्षक थे। वो अपनी बेटी से ज्यादा अपने दामाद यानी गोकुल पर भरोसा करते थे। गोकुल की पत्नी अनुराधा एक धार्मिक महिला थी। शिरडी साईं बाबा पर उसकी बहुत आस्था थी। ये बात गोकुल अच्छी तरह से जानता था। इसीलिए उसने साल 2011 में बाबा के नाम से एक फेक ईमेल आईडी बनाई और मेल के जरिए अपनी पत्नी अनुराधा से बात करने लगा। अनुराधा को नहीं पता था कि ये सब कारस्तानी गोकुल कर रहा है। इसीलिए वो आसानी से बाबा यानी गोकुल के झांसे में आ गई। मेल के जरिए गोकुल बाबा बन के अनुराधा से सारी बात निकलवाने लगा। 6 महीने के बाद जब अनुराधा को बाबा पर पूरा विश्वास हो गया, तब उसने बाबा को यह बता दिया कि वो शादीशुदा होते हुए भी अपने स्टूडेंट के साथ रिलेशन में है। बस गोकुल को सबूत के तौर पर यही तो चाहिए था। गोकुल ने बाबा आईडी से अनुराधा को अपने पति के सामने यानी खुद के सामने अवैध संबंध की बात कबूलने के लिए कहा। अनुराधा जो ऑनलाइन बाबा से बहुत प्रभावित हो चुकी थी, बाबा की बात मान गई। उसने गोकुल के सामने अपने स्टूडेंट के साथ संबंधों को कबूल कर लिया। पति के जानने के बाद अनुराधा ने अपने स्टूडेंट से सारे रिश्ते तोड़ लिए, पर 3 महीनों के बाद ही गोकुल को यह लग गया कि अनुराधा का अपने स्टूडेंट के साथ संबंध अभी भी खत्म नहीं हुए हैं। वो उससे लगातार संपर्क में रहती है। इसके बाद गोकुल ने आशा नाम से एक और आईडी बनाई। उसने अनुराधा के सामने आशा को ज्योतिष और आध्यात्मिक महिला के तौर पर पेश किया। अनुराधा एक बार फिर से गोकुल के बनाए जाल में आसानी से फंस गई। वो आशा को एक आध्यात्मिक गुरु समझकर उस पर विश्वास कर बैठी। गोकुल ये सब तिकड़म केवल अपनी प्रेमिका माया को पाने के लिए कर रहा था, और इन सबके बीच में अनुराधा एक बहुत बड़ी रोड़ा थी। उसे हटाए बिना वो माया को नहीं पा सकता था। इसके लिए उसने आशा वाली फेक आईडी से एक चाल चली। उसने अनुराधा से कहा कि वो उसके लिए एक यज्ञ करेगी, पर उसके लिए उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक नंगी तस्वीर भेजनी होगी। आशा ने उस यज्ञ का फायदा बताते हुए अनुराधा से कहा कि उस यज्ञ से वो गोकुल को तलाक दिए बिना ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ जीवन बिता सकेगी और गोकुल उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। साल 2013 के अंत में अनुराधा ने अपने स्टूडेंट, जो कि उसका बॉयफ्रेंड था, उसके साथ एक नंगी तस्वीर खींचकर आशा को भेज दिया। अब अनुराधा को क्या पता था कि जो तस्वीर वो आध्यात्मिक गुरु आशा को भेज रही है, वो किसी गुरु को नहीं बल्कि अपने पति गोकुल को ही भेज रही है। गोकुल के पास अब अनुराधा को रास्ते से हटाने के लिए एक पुख्ता सबूत मिल चुका था। उसने उस सबूत को चुपके से अनुराधा के परिवार को दिखा दिया। अनुराधा अपने ही परिवार के बीच गिर गई और उसे इसकी जानकारी भी नहीं हुई। वहीं गोकुल उसके परिवार के लिए, खासकर उसके रिटायर्ड पुलिस अधीक्षक पिता के लिए, बहुत ही भला और विश्वासी व्यक्ति बन गया। अनुराधा के परिवार वालों ने ये सब बातें अनुराधा से नहीं बताईं, जिससे अनुराधा को गोकुल के बनाए जाल का अंदेशा नहीं हो पाया। इस बीच गोकुल अपनी प्रेमिका माया से मिलने कई बार बेंगलुरु गया। साल 2011 में दूसरा बच्चा होने के बाद माया ने अपनी जॉब छोड़ दी थी। गोकुल से अब माया के बिना एक पल भी रहा नहीं जा रहा था, इसीलिए उसने बेंगलुरु शिफ्ट होने का पूरा मन बना लिया। मार्च 2015 में गोकुल ट्रांसफर के बहाने अनुराधा और अपनी बच्ची के साथ बेंगलुरु चला गया। साजू की पत्नी माया ने एक ब्रोकर की मदद से गोकुल को अपने पड़ोस फर्नहिल गार्डन्स के ईस्ट विंग में एक फ्लैट दिलवा दिया। माया के करीब आ जाने के बाद गोकुल ने अपनी अगली चाल चली। जून 2015 में गोकुल ने आशा ईमेल आईडी से अनुराधा को कई मेल भेजे। गोकुल ने आशा को भेजे मेल में बहुत ज्यादा मात्रा में शराब पीने के लिए कहा, जिससे वो महायज्ञ करने के काबिल बन सके। वो महायज्ञ उसे उसके बॉयफ्रेंड से मिलाने के लिए था। अनुराधा ने आशा यानी गोकुल की कही बातों पर विश्वास कर लिया और इसी के चलते
उसने 28 जून को खूब शराब पी ली। अनुराधा नशे में चूर हो गई। इसी वक्त के ताक में बैठे गोकुल ने मेटल से बनी भगवान गणेश की मूर्ति से नशे में चूर अनुराधा के सिर के पीछे वार कर दिया। फिर 2 बार उसके माथे पर भी मारा। जब अनुराधा बेहोश हो गई तब गोकुल ने अनुराधा के सिर को एक मेज से रगड़ दिया ताकि सबको ये लगे कि वो मेज पर गिरकर मर गई है। जब गोकुल को लग गया कि अनुराधा की मौत हो गई है तब उसने भगवान गणेश की मूर्ति छुपा दी और सुबह 4 बजे अपने रिश्तेदारों को खबर कर दी कि अनुराधा की एक दुर्घटना में मौत हो गई है। गोकुल ने यह षड्यंत्र इस तरह से रचा था कि अनुराधा की हत्या को लोग दुर्घटना ही समझें। इसी षड्यंत्र के तहत उसने अपने ससुराल वालों का विश्वास जीता था। हुआ भी कुछ वैसा ही। जब अनुराधा की मौत की जांच होने लगी और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई तब जांच अधिकारियों को अनुराधा की मौत पर कुछ संदेह हुआ और उसका पति गोकुल संदेह के घेरे में आ गया। पर यहां उसका एक अहम मोहरा उसके काम आ गया। वो मोहरा थे अनुराधा के रिटायर्ड पुलिस अधीक्षक पिता। उन्होंने पुलिस से जोर देते हुए कहा कि मेरा दामाद निर्दोष है, वो ऐसा काम कभी नहीं करेगा। इसके बाद अनुराधा का शव गोकुल के घर त्रिशूर ले जाया गया जहां उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। सारी जांच बंद कर दी गई। अब ये कहानी वहां जुड़ती है जहां से मैंने आज की कहानी की शुरुआत की थी। एयरपोर्ट अधिकारियों को मिली फर्जी बम धमकियों से। माया को पाने के लिए गोकुल के रास्ते में अभी भी एक रोड़ा बना हुआ था और वो था उसका पति साजू जोश। साजू और माया की जिंदगी भी तनाव में ही चल रही थी। दोनों पति पत्नी अक्सर लड़ाई करते रहते थे। ये बात गोकुल अच्छी तरह से जानता था। एक बार माया ने गोकुल से बताया था कि वो साजू को तलाक देने का मन बना रही है। बस फिर क्या, गोकुल ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया। गोकुल बेंगलुरु के चर्च के आर्च बिशप के रूप में माया को खत भेजने लगा। शुरुआती खतों में आर्च बिशप के रूप में गोकुल माया का विश्वास जीतने के लिए उसे ये सलाह देता रहा कि वो अपने पति साजू को तलाक ना दे। पर आगे के खतों में बहुत ही चालाकी से वो माया के दिमाग में तलाक देने का विचार डालने लगा। वहीं गोकुल ने माया के पति साजू को भी आर्च बिशप के नाम से कई खत भेजा जिसमें उसने लिखा था कि माया ने चर्च में अपने कन्फेशन में ये माना है कि वो अपने पति से खुश नहीं है और उससे तलाक चाहती है। यहाँ गोकुल की ये रणनीति सफल नहीं हो पाई क्योंकि साजू की भले ही अपनी पत्नी से मतभेद थे पर वो इतने बड़े नहीं थे कि वो तलाक से सुलझ सकें। इसके बाद गोकुल ने साजू को रास्ते से हटाने के लिए एक नई योजना बनाई। गोकुल ने किसी तरह साजू के फ्लैट से उसके पैन कार्ड, पासपोर्ट और मार्कशीट जैसे पहचान पत्र चुरा लिए और उसके नाम पर एक स्मार्टफोन और कुछ सिम कार्ड्स खरीद लिए। फिर साजू को आतंकी साबित करने के लिए वो आईएस की फंडिंग के बहाने दिल्ली के एक व्यवसायी को फोन करके पैसे मांगने लगा। पर इससे भी गोकुल का काम नहीं बना। उसने पुलिस का ध्यान साजू की तरफ खींचने के लिए कुछ बड़ा करने की योजना बनाई। योजना के तहत उसने पहले साजू के नाम से एक फेसबुक पेज बनाया और उस पेज से वो आतंकी संगठन आईएस को फॉलो करने लगा। उस नंबर से बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट के अधिकारियों को व्हाट्सएप मैसेज और कॉल करके विमानों में बम होने की धमकी देने लगा। अपने इसी कारस्तानी की वजह से गोकुल अपने ही बनाए जाल में फंस गया। अगर वो एयरपोर्ट अधिकारियों को धमकी भरे मैसेज नहीं भेजता तो शायद अनुराधा की हत्या का कभी खुलासा नहीं हो पाया होता। सबको यह लग रहा था कि साजू की पत्नी गोकुल के किए अपराध में भागीदार थी, पर पुलिस ने बताया कि माया गोकुल के किए अपराधों से अनजान थी। ये मामला अभी भी कोर्ट में है। साल 2016 में गोकुल भी जमानत पर रिहा हो गया था। गोकुल की बच्ची जिसके सिर से मां का साया उठ गया और बाप मां के कत्ल में गिरफ्तार हो गया, ये देखकर माया से रहा नहीं गया। उसने इच्छा जताई थी कि गोकुल की बेटी की देखभाल करने के लिए उसे दे दिया जाए। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। गोकुल की बेटी अनुराधा के माता पिता के पास रहने चली गई। तो आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसे आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो अगली कहानी में मिलते हैं। जय हिंद।